नमस्ते, मैं हूं याज्ञवल्क और जो मेहमान साथ हैं चीर परिचित हैं। राजेश मूणत नाम है। नाम से ज़्यादा तेवरों की वजह से ख्यात विख्यात हैं। सियासत में जिद नहीं चलती और कई बार जिद कारआमद होती है और जिद के धनी और कई बार वाणी की वजह से अप्रिय कारणों से चर्चाओं में आते हैं। वो हैं राजेश मूणत। कुछ सवाल हैं जो मौजूद हैं जिन्हें पूछने के लिए आप दर्शकों की ओर से कुछ प्रश्न थे। मैंने मूणत जी से आग्रह किया कि आप व्यस्त हैं मगर समय दे दीजिए और उन्होंने समय दे दिया है। सर नमस्कार मित्र। आपकी जो आक्रामकता है उसके पीछे कोई विशेष कारण है क्या? मेरी ऐसी कोई आक्रामकता नहीं, मेरे एक स्वभाव का नेचर है और उसी नेचर पे मैं बात करता हूँ। मेरी आवाज़ तेज है और इसलिए जो है वो सामने है, दिल में है, मन में है, वो सामने है। आपकी आवाज़ तेज होने से शायद ही किसी को दिक्कत हो, पर चर्चा में आप तब आते हैं जब आपकी तेज आवाज़ या धीमी आवाज़ में भी शब्द बड़े तीखे होते हैं। सामने वाले को सोचने का विषय उसका है, मेरा नहीं। विधानसभा का एक हालिया दृष्टांत जिसको लेकर आप फिर से चर्चाओं में थे और हम लोग की भी काफ़ी देर तक हम लोगों में चर्चा रही। आपने अपनी ही सरकार के एक मंत्री को बिंदास कहा भरी विधानसभा में कि कब तक 2.5 साल हो गए, कब तक बीती सरकार, कुछ तो अभूतपूर्व करो। जो भूतपूर्व है वो भूतपूर्व हो गए, एक चपरासी तक कार्रवाई नहीं होती है। राजेश ऐसे क्यों नाराज हुए थे? नाराज की विषय नहीं है। छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों का अन्न खा करके चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ सरकार को कोविड काल में हर परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री में दिया। वो फ्री का अनाज गया कहाँ? कहाँ गोलमाल हुआ? किसने किया? कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, लाखों की संख्या का अनाज जिसका प्रूफ हो चुका, जिसके अंदर विधानसभा की जांच कमेटी ने उत्तर दे दिया। पिछली विधानसभा के अंदर पूर्व में जो सत्र हुआ उसके अंदर वह रिपोर्ट आ गई। 3 सेक्रेटरी डायरेक्टर सबके बयान आ गए और जो उन्होंने उस समय का जो केवाईसी करने का काम था वो क्यों रुका, किसके कारण रुका, किसने रोका, ये सब चीज़ें निकल करके आ गई। आपके दस्तावेज क्लियर हो गए और वो गरीबों का करोड़ों अरबों रुपए का चावल लाखों परिवार का आप खा करके चले गए, डकार गए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? ये जो एक पैटर्न है, मैं पैटर्न शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब भी सत्ता से सवाल हो फिर वो सवाल पक्ष करे या विपक्ष करे, ये बातें आ जाती हैं कि बीती सरकार। तो आप खुद एक वरिष्ठ विधायक हैं, बीजेपी के सिद्ध कार्यकर्ता हैं। शायद जवाब देने में कठिनाई हो, लेकिन फिर भी ये जानना चाहूँगा कि सरकार का ये ट्रेंड कि जो कुछ सवाल हो उठा के पिछली सरकार पे डाल दो, ये कार्यकर्ता के मानस को असहज करता है या नहीं करता है? मैं भी रहा हूँ 15 साल, प्रशासन को चलाया हूँ और प्रशासन को चला करके हाउस में उत्तर भी दिया हूँ 15 साल। वर्क्स डिपार्टमेंट में काम किया हूँ, शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग जैसे विभागों में भी काम किया, नगरीय प्रशासन में किया हूँ, परिवहन में किया हूँ, आवास पर्यावरण में किया हूँ, 10 साल PWD में किया हूँ। मैं कभी हाउस से पलायन नहीं किया। मैं तो हाउस में कई बार विषय आए, मैं तो बोला आपके साथ चलने को तैयार हूँ, चलिए फील्ड घूम के आएंगे, देख करके आएंगे। हमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। जिन्होंने किया वो भुगतेगी। मत स्पष्ट है, सोच स्पष्ट है, विचार स्पष्ट है और इसलिए ये पूर्व और आज का सवाल नहीं है। गरीबों का चावल खाया है। जब जिन लोगों ने गरीबों को चावल के अंदर बंदर बाट की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी व्यक्ति, उस समय का सेक्रेटरी हो, उस समय का डायरेक्टर हो, चाहे उस समय के अधिकारी हो, ये जो राशन माफियाओं का राज है, मिलीजुली, मैं एक शब्द नहीं हूँ। मैंने इसी बात को कहा है कि मंत्री जी रिपोर्ट को पढ़िए, रिपोर्ट के आधार पर आप कार्रवाई की। 4 महीने में सेक्रेटरी ने अगर रिपोर्ट आगे नहीं बढ़ी, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशासन की। साइकिल के 2 चक्के हैं, एक शासन एक प्रशासन। शासन निर्णय करता है, प्रशासन इंप्लीमेंट करता है।
अगर प्रशासन में कहीं घूम जुम जाएगा तो उसको साफ भी करना पड़ेगा, डीडीटी का छिड़काव भी करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताइए, बजट सत्र मुझे याद है, अरुण साव से जुड़ा हुआ सवाल आपने उठाया था, कुछ ध्यानाकर्षण के भी विषय थे, आपने वहाँ पर भी यही कहा, खुली चुनौती के अंदाज में कहा, जवाब से आप असंतुष्ट थे, आपने कहा कि चलिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ और जो आप कह रहे हैं सदन में वो आप दिखा दीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि बार बार जब ये जवाब आए इस तरीके के तो कार्यकर्ता क्षुब्ध होता है या नहीं होता? नहीं होता है। सरकार का उन्होंने अपना पक्ष रखा, अधिकारियों ने कहा ये ऐसा नहीं है, हमने कहा है। एक जिम्मेदार समझदारी का अपने अपने सोचने का समझने का तरीका है। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हम हाउस में अपनी आवाज़ को उठाना है हमारा कर्तव्य है। सरकार किसकी क्या है सेकंड प्रायोरिटी। मैं उन चार धाराओं से जुड़ा हूँ, उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उस पार्टी की सरकार, उसकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर मैं जिम्मेदारी के साथ में कोई बात बोल रहा हूँ तो सामने को इस बात का विचार करना चाहिए। क्या आप ये कह रहे हैं कि आपने कहा शासन और प्रशासन दो हिस्से हैं, प्रशासन भ्रमित कर रहा है या शासन में बैठे लोग आत्ममुग्ध हैं कि चाहे जो हो हमारे पास जो रिपोर्ट है वही सही है? सामान्यतः एक प्रक्रिया है, प्रशासनिक अधिकारी विधानसभा के उत्तर से अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। सामान्यतः प्रक्रिया, आप कितना इंटरेस्ट लेंगे उसको नीचे तक जाकर के, कितना आप क्वेश्चन के अंदर आप अपने आप को इन्वॉल्वमेंट करेंगे। मेरा उदाहरण, एक बार देवजी भाई पटेल ने आवास पर्यावरण विभाग का एक क्वेश्चन उठाया, एक बार बोला, दो बार बोला, तीसरी बार मैंने देवजी भाई को बोला फिर हाउस समाप्त होने के बाद में अपन दोनों चलते हैं, और मैं लेके गया हूँ। मैं कहा चलो चलते, देख करके आते हैं। सरकार का उद्देश्य व्यवस्था ठीक होना चाहिए। सरकार का उद्देश्य सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन को मिलना चाहिए, लेकिन सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग जो मिल करके धंधा करते हैं उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। वो सरकार जिसके 15 साल आप हिस्सा थे, या सरकार का एक मानक आइडियल आदर्श स्वरूप छत्तीसगढ़ ने उस दौर को देखा है, और ठीक ये सरकार, इसकी कार्यप्रणाली, दोनों में अंतर है या नहीं है? दोनों सरकार का काम करने का तरीका अपना अपना व्यक्ति का होता है। उस समय नया राज्य बना, जिन परिस्थितियों में डॉक्टर रमन सिंह के साथ में राज्य आया, उसके बाद में आज फिर 15 साल के बाद में छत्तीसगढ़ में एक सरल सुलझा हुआ व्यक्ति छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना। उस समय की आर्थिक स्थिति और आज की आर्थिक स्थिति में दोनों में समानता नहीं है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद आज मैं इस डंके की चोट बोल सकता हूँ कि ये सरकार जितनी अच्छी और तत्परता के साथ में आम जनहित निर्णय कर रही है, अच्छी सरकार नहीं कर सकती। मगर विधानसभा में आपके तेवर, आपके प्रश्न, आपका अंदाज, आपके शब्द आपकी इस बात के बिल्कुल विरुद्ध में खड़े हैं। मैंने बिल्कुल नहीं खड़े हैं। ये जितने भी मेरे प्रश्न उठाए, जनहित के उठाए, पुराने उठाए, सब पुराने हैं। 2.5 साल पुराने के, जिनके कार्यकाल में जिनके इतिहास लेके छत्तीसगढ़ को लूटने का, उनके कार्यकाल का सिंगल नाट क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर कहीं भ्रष्टाचार लाए थे ना भी कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव। एक मंत्री को कटघरे में खेल पाए क्या? एक के खिलाफ में लोक आयोग के अंदर शिकायत कर रखा है क्या? अरे 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही, क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? खाली आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगा दो, चलते फिरते भाषण दे दो जनता को गुमराह करने के लिए। सिंगल नाट, ना 15 साल में किसी एक व्यक्ति को घेर पाए, ना छत्तीसगढ़ में आज तक ये 2.5 साल की सरकार विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एक व्यक्ति को घेर पाए कि इसमें भ्रष्टाचार के प्रूफ है। ये मेरे पास दस्तावेज है, ये सज्जन ने ऐसा किया। आप एक बात बताइए, आपकी जिद का एक विषय आता है बार बार, कहते हैं जो बीच शहर में एक, जिसको कांग्रेस या भूपेश कहती थी, बीजेपी की विफलताओं का स्मारक है, एक आप वॉक पथ बना रहे हैं, उसको बोलते हैं स्काई वॉक। अभी भी उसके होने न होने और उसके अस्तित्व को लेके, उसके प्रसंग को लेके 100 सवाल हैं। कहते हैं राजेश मूणत की जिद है इसलिए बन रहा है, काम उसका उपयोगिता हो चाहे ना हो। चलिए कम से कम इतनी तो मान रहे कांग्रेस के मित्र के राजेश मूणत इस लायक है कि उसकी जीत में काम होता है।
लोगों का सुझाव आया कि सब इसकी सुरक्षा कैसे होगी, तो सुरक्षा के बारे में विचार हुआ, उसमें कैमरे लगा रहे। फिर किसी ने कहा ऊपर कुछ शॉप आप खोल देते, उस पर 10-12 शॉप का प्रावधान है। फिर हमने कहा इसकी रिसोर्सेस क्या होंगे, तो इसमें विज्ञापन के बोर्ड लग सकते हैं, सरकार के विज्ञापन होते हैं, विज्ञापन की LED लग सकती है, बोर्ड लग सकते हैं। इससे हमारा जो खर्चा वो निकल जाएगा आराम से। सब विषय वस्तु पर बातचीत हुई है, सब तरह की बातचीत, कोई सकारात्मक कोई नकारात्मक, कहीं किसी का कोई विषय नहीं था। सब लोगों ने कहा नहीं ठीक है, इसमें ये कर देना चाहिए। अब वो पॉलिटिकल एंगल है तो करना दो। आप अगर इतने स्वप्नदृष्टा हैं, आप इतने सार्थक नीतियों को सोचते हैं और उसको अमली जामा पे लाते हैं, आप उपयोगी हैं संगठन के लिए, आप लोगों के लिए, क्या ये बता पाएंगे राजेश मूणत को मंत्री न बनाना योग्यता की अवहेलना है या कुछ और? नहीं है, 15 साल बनाया इसी पार्टी ने पहली बार में, और पहली बार कोई छोटा मोटा पद नहीं दिया, छोटी मोटी विषय नहीं दिया मेरे को। PWD स्वतंत्र प्रभार, मैं राजनीतिक जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा, पहला चुनाव लड़ के आया, युवा मोर्चा का अध्यक्ष, संगठन में काम करता रहा, लगातार पहला चुनाव लड़ा है पार्टी ने। पहले चुनाव के अंदर ही मेरे को PWD जैसा विभाग, कितना बड़ा विभाग, सरकार का आईना रहता है PWD विभाग, दिया। स्कूल शिक्षा विभाग दिया, उसमें भी मैंने काम करने की कोशिश की। सेकंड बार फिर आवास, पर्यावरण, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ मेरे को दिया पार्टी ने। तीसरी बार भी दिया, एक इलेक्शन आ रहा, कोई बात नहीं, वापस पार्टी ने दी जिम्मेदारी। संगठन का काम करता हूँ, कोई टेंशन नहीं। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता, प्योर कार्यकर्ता बीजेपी का हूँ। मसला ये है सर कि जब भी मंत्रिमंडल पुनर्गठन की बात आती है, नाम तो कई आते हैं चर्चाओं में, ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं। राजेश मूणत का नाम विचार में भी नहीं आता, चर्चाओं में भी नहीं आता। कोई फर्क नहीं पड़ता, राजेश मूणत भाजपा कार्यकर्ता रहेगा इसी झंडे के नीचे। पार्टी ने इतना दिया, मान दिया, सम्मान दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया, और इतनी बड़ी ऊंचाई दी कि उसकी कल्पना से बाहर हूँ मैं। एक साधारण कार्यकर्ता जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, संगठन में काम करते करते इस पार्टी ने यहाँ तक लायक बनाया। यह मेरी पार्टी है। कोई क्षोभ नहीं होता? 0%। या आपके जवाबों का स्तर ये है कि और बोलेंगे भी तो बोलेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, अधिकारपूर्वक इस पार्टी के अंदर इतना तो मैं रखता हूँ। इन्हीं कार्यकर्ता, इन्हीं नेताओं के बीच में पैदा हुआ, छोटों से लेकर बड़ा तक। मैं अपनी बात को जानता हूँ, किस बात को कहाँ तक कितना बोलना ये भी समझता हूँ, और मैं कहाँ तक हूँ। पार्टी मेरी है, इसी पार्टी ने मेरे को इस लायक बनाया। जब मेरे को पहली बार टिकट दी तो लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि तरुण दादा जैसा आदमी हार सकता है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बात कही थी, अपना कार्यकर्ता कैसा, वो कहता 24 कैरेट का कार्यकर्ता, बीजेपी का प्योर कार्यकर्ता। एक कार्यकर्ता लड़ेगा चुनाव हारे जीते बात के से एक लाइन का निर्णय, हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा उससे। मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, पार्टी ने चुनाव लड़ा, मैं कभी फील्ड में नहीं था, संगठन का काम करता था, युवा मोर्चा के अंदर काम किया था संगठन ने, और चुनाव लड़ाया। और चुनाव लड़ने के बाद में जो रिजल्ट आया 39,000 वोट से, कभी कोई तुलना नहीं कर सकता तरुण दादा हारेगा। यही कार्यकर्ताओं ने तो मेरे को यहाँ तक पहुँचा, यही पार्टी ने तो मेरे को स्थान दिया। अच्छा, राजेश मूणत गालियाँ देते हैं, अब गाली देना छोड़ दिया राजेश मूणत ने, या अब भी गालियाँ दे देते हैं? अब मेरी बात को तो कई लोग कई चीज़ में लेते हैं, मैं उसकी चिंता नहीं करता। मैं अपने लिए मांगने नहीं निकला हूँ, जनता का जहाँ संघर्ष करना पड़ेगा वहाँ पीछे नहीं हटूँ। फिर शब्द चाहे जो, शब्द का फर्क थोड़ी है, भावनाओं से, भावना है। किसी व्यक्ति से मेरी द्वेष नहीं है, कांग्रेस के मेरे सब मित्र हैं, मैं किसी वैचारिक रूप से नहीं, मेरा झगड़ा होता है, मैं जिस रोल में रहता हूँ उस रोल को अदा करता हूँ। आपकी जिद का ही परिणाम था कि आपने चौपाटी हटवा दी, नियमों को धता बताते हुए। नियम धता क्या है, जिसने फाइल आज भी ओपन पड़ी है, क्या नियम को धता बता दिया? मैंने शुरू दिन उसके ऊपर कहा, आपने मेरे पास आकर के आपने कहा हम यूथ हब बना रहे। यूथ हब की परिभाषा समझा दे कोई? आपकी ज़मीन नहीं है, स्कूल विभाग ने आपको अपने खेल विभाग ने लिख के नहीं दिया, बिना उसके आपने टेंडर कर लिया स्मार्ट सिटी का। राजेश भैया, लेकिन ये भी सवाल उठते हैं, कागज़ उसके तैरते हैं कि जिन जगहों पे शिफ्टिंग हुई, नई जगहों पे, वो ज़मीन भी नहीं है निगम की, वो तो रेलवे की है। पहले एक चीज़ कन्फ्यूजन क्लियर कर लें आप जी।
जहाँ पर उन्होंने चौपाटी बसाई वो नियमों के विपरीत बसाई पहला। ठीक साहब, मैंने शुरू दिन से कहा वो एजुकेशन हब है, वहाँ एजुकेशन संबंधित गतिविधियाँ होना चाहिए। मैं 12 दिन तक वहाँ भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। आप बैठे थे? ठीक साहब, तब भी मेरा मत एक था। आपने कहा यूथ हब बन रहा है, समाचार पत्रों की सुर्खियाँ है, आपने मैं घूमटियाँ लगा दी 68 करीब। अब उससे आप कितना रुपए किराया ले रहे हो साहब, कितने में दिए? एक घुंटी वाला, कोई व्यवस्थापन नहीं किसी का। एक प्रमोटर बिल्डर को किसी को ले जाकर के आपने वो पूरा होलसेल में दे दिया और 30-40 हज़ार रुपये किराए में वो दुकानें चला रहा है। क्या सोच है आपकी? हर जगह इतने ठेले लगते हैं, आप कहते व्यवस्थापन, में मानता व्यवस्थापन आपने दे दिया। आपने तो प्रोफेशनल धंधा किया वहाँ बैठ करके, जनता को घुमा करके, और आपने ठेका लिया, 3 साल का एग्रीमेंट किया सरकार से, और सरकार को 1.5 साल से आपने पैसा नहीं दिया। और कौन व्यक्ति ऐसा जो इतना पावरफुल था जिसके कारण वहाँ चौपाटी चल रही थी? वो ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि वो सब कुछ गलत था। नहीं, पर आपको लेकर ये बात है कि आपने अपने गुस्से के बाद जब सत्ता आ गई आपने हटाया, पर आपसे जो व्यवस्थापन का आग्रह था कि हमें सटीक व्यवस्थापन दे दीजिए। व्यवस्थापन करें? जो लोग वहां जो लोग नहीं थे उनके किराएदार थे। पहले कंफ्यूजन क्लियर कर ले। नो व्यवसायी तो थे। नो नगर निगम, वो नगर निगम के नहीं थे। एक कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया नगर निगम का, वो उसके किराएदार थे। ये जो कन्फ्यूजन फैलाना, ये कन्फ्यूजन की बात करना, एक बिल्डर ने अगर लिया है वहाँ पर, उसने किराएदार रखा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार का पैसा नहीं दिया ये कोई लिख नहीं रहा। नगर निगम ने एक व्यक्ति को दिया और नियमों की शर्तों की धज्जियां उड़ाई उसने। जो नियम थे उसके वहाँ उसमें क्लियर लिखा हुआ, बच्चों की पढ़ने की किताबों की दुकान खोलना, फोटो स्टेट लगाना, वहाँ पर गेम्स की दुकानें खोलना, गेम्स के ये चीज़ें बेचने की। आप तो वहाँ तो पूरा चौपाटी खोले थे साहब, खाने पीने की जगह और अड्डा बना दिया उसको तो नोटिस दिए 3 बार। वो तो हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट से सरकार से लिख के आया उसके अंदर ये कि आपस में बैठ के समझौता कर ले, उसने सैद्धांतिक साइन करके दी है। हालांकि सवाल उन लोगों का था जो लोग वहाँ पे दुकान चला रहे थे। उनका वही प्रश्न है कि भैया ठीक है, हम व्यवस्थापन के लिए कहाँ जाएं? मैं आपके उससे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं नगर निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? नगर निगम मानवता के नाते वहाँ सहयोग करने को तैयार है, जहाँ इधर की तरफ है जितनी दुकानें उनको बना करके, लेकिन वो फैसिलिटी, अरे भाई जिस बिल्डर ने लिया है वो बिल्डर कहाँ है? आप सेकंड प्रायोरिटी हो भाई साहब, पहला बिल्डर है। क्योंकि उसने नगर निगम से 19 लाख रुपए साल का ठेके में लिया, 29 लाख रुपए साल के। ठीक साहब, और आपने 40,000 रुपए महीने में आपने किराए पे दुकान दी हो। और उसके बावजूद निगम कहीं नहीं, क्योंकि निगम ने किराया लिया था। निगम ने किससे लिया किराया? निगम ने किराया नहीं लिया है, लीज पे दिया। लीज पे उसको दिया और उसी ने सैद्धांतिक रूप से साइन की है, सहमति बनी है उसकी। इसलिए वो उत्तर देना। कौन है हरविंदर सिंह, कौन क्या नाम है उसका, वो भगवान जाने कौन है, मेरे ज़्यादा आप जानते होंगे उनके बारे में। तो निगम को लेकर याद आया, रायपुर में लगातार मुद्दे उठ रहे हैं, क्या गजब संयोग है। इससे जुड़ा सवाल भी आप ही लोगों का था। फिर वो मसला पानी भर जाने का हो, वो मसला गर्मियों में पानी टैंकर का हो, वो मसला अन्य हो, फिर एक बार सरकार घिरी थी, फिर एक बार सरकार से सटीक जवाब नहीं आए। आपको लेके ये माना जाता है नगर निगम में प्रभावी प्रतिनिधित्व हस्तक्षेप है आपका, फिर भी हाल ऐसा क्यों है? मेरे को तो पता नहीं यार भाई साहब, मेरे बारे में कौन क्या मानता है। चलिए, समस्याओं का तो पता है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ करके बचे हुए पे दिमाग नहीं लगाता। मेरे 20 वार्ड है, मैंने कल भी समीक्षा की, 5 घंटे तक बैठ के कमिश्नर से लेकर सब लोगों के साथ। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक सीमित हूँ। मेरे पास जो दायित्व है उस दायित्व को ईमानदारी से निर्वहन करना मेरा कर्तव्य है। मेरे क्षेत्र में काम भारी पड़ रहा है, मैंने बता दिया उनको कि ये क्षेत्र के अंदर रिंग रोड के ऊपर है। मैं खुद गया, वहाँ का वीडियो बना करके मैंने कमिश्नर को भेजा, हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर को भेज दिया। मैंने वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गड़बड़ी जी जो खड़ा था वो रायपुर पुलिस कमिश्नर को मैंने कहा कि इसको आप चेक कर लीजिए, जहाँ पानी है, जहाँ ढलान है, जहाँ तकलीफ है,
मैंने विधानसभा के अंदर क्वेश्चन उठाया कि खारून के अंदर गंदा पानी आकर के मिल रहा है। मैंने बोला सरकार को, और मैंने बोला है कि रायपुर शहर में जब 310 MLT पानी की टंकियाँ बनी हुई है, वो टंकियाँ पूरी क्यों नहीं भरी, वो पानी की समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? हाँ 15 साल से ये लोग बैठे थे ना, इनके कार्यकाल में टंकियाँ बनी ना, इनके कार्यकाल में सब था, क्यों नहीं हुआ भाई? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पाइपलाइन के ऊपर पाइपलाइन तुमने बिछा दी, तुमने हाउस के अंदर उत्तर दिया, लिखित में दिया कि 3 वार्डों को 24/7 करने वाले हैं हम लोग। आपका उत्तर है और आपके उत्तर की कापी मेरे पास है, और नगरीय प्रशासन विभाग ने लिख करके मेरे को दिया, और उसके अंदर अगर योजना सफल नहीं कर पाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? ये तो अभी आज साल सवा साल हुए जो स्मार्ट सिटी के पैसे की जो बंदर बाट करके चले गए। एक सिंगल प्रोजेक्ट बताए ना इस रायपुर शहर में कि स्मार्ट सिटी पे हमने ये काम करके जो रायपुर मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके इन प्रश्नों के। हम सब कायल हैं बतौर पत्रकार, स्वीकारते हैं इस चीज़ को, लेकिन फिर एक प्रश्न उद्भूत हो जाता है कि भैया प्रश्न तो सारे सही हैं, प्रश्न सारे सार्थक हैं, प्रश्न सारे जन सरोकारी हैं, सरकार आपकी है, कार्रवाई के नाम पे कुछ क्यों नहीं होता? कर रहे हैं ना, इसीलिए कहा ना, कार्रवाई करने के लिए लगातार दबाव। जिन लोगों ने गलत किया, कागज़ के अंदर जिन लोगों ने गड़बड़ किया है, मैं तो दिल्ली तक गया था ये विषय लेकर के, मंत्री को दिया था, सब विषय मैंने उठाए। पेयजल को लेकर के मैंने बोला, मैं कल भी एक विषय रखा मैं आपके सामने, 18 करोड़ रुपए मेरे कार्यकाल में 17 पाइपलाइन के लिए दिया, 1 वाट की पाइपलाइन के। ठीक, पाइपलाइन बिछा दी आपने, उसके पहले पानी जा रहा था सब जगह, आपने पाइपलाइन बिछा दी, बहुत अच्छा। 2024 पाइपलाइन कंप्लीट हुई बिछाने की, 5 साल। ठीक, अब वो जो है जब पानी पहले अच्छे से जा रहा था, वह पानी जाना कम हो गया। खुदवाए भाई क्यों नहीं हुआ, कहाँ से क्या प्रॉब्लम है? तो जाकर के बता रहे सर कि इस क्षेत्र में पानी का फोर्स नहीं बढ़ पा रहा, इसके कारण पानी नहीं जा पा रहा, नई टंकी बनाई जा। वहीं के लोगों से बैठ करके बात कराया, मैं कहा क्यों भाई, पहले कि तो पानी आता था हमारे यहाँ, तो आपने पाइपलाइन आपने डाली, ड्राइंग आपकी, डिजाइन आपकी, आपने पाइपलाइन का विस्तार किया, चलिए अभी टंकी का। कल मैंने पूछा कि ये टंकी जो बन रही है इसकी लागत क्या टंकी की, तो 18 करोड़। मैं कहा टंकी की लागत बताइए और उसके बाद में मेरे को पाइप विस्तार वो अलग बताइए। तो 3 करोड़ रुपए की टंकी है खाली। ठीक साहब, अब ये सोचिए जब आपने सर्वे किया होगा उस ज़माने में और आपने पाइपलाइन का विस्तार किया, आपको ये पता नहीं था कि अगर ये पानी नहीं पहुंचेगा यहाँ तक तो लाइजनिंग लाइन भी डालना पड़ेगी। अब वो लाइजनिंग लाइन जो डाल रहे हैं साहब, अब वो लाइजनिंग लाइन के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, तो वो पुरानी लाइन, उसके पहले एक लाइन दब चुकी नीचे, उसके ऊपर एक नई लाइन डालती है, अब तीसरी लाइजनिंग लाइन। तो मैंने कल कहा है कि ये तीनों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट बनाइए पहले, और टेक्निकल व्यक्ति से बैठ करके डिस्कस करने के बाद कैसे क्या होगा। पैसा आया इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करना। जब तक आप डीपली घुसोगे नहीं, स्टडी करोगे नहीं, ये जो भर्राशाही का जो एक तबका खड़ा हो गया, ये गलत है, चाहे वो किसी की सरकार है। आपने समय दिया हमारे सवालों का, जो सवाल जनता की ओर से थे, कुछ हमारी जिज्ञासाएं थी, उन सब के लिए आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद यादव भाई। ये थे राजेश मुड़त, जो उनकी शैली है, जैसा कि वो खुद बता भी रहे थे, उसे आप यूँ समझिए कि जैसी गेंद वैसा बल्ला, ये राजेश मुड़त की शैली है। इसीलिए मैंने पूछा कि राजेश मुड़त गाली देना छोड़ दिए हैं या नहीं। उन्होंने बड़े सधे अंदाज में इसका जवाब दिया है। यदि उसका अर्थ आपको फिर से समझना हो तो थोड़ा रिवर्स करके उस सवाल और सवाल का जवाब देख लीजिएगा। तो एक महत्वपूर्ण चर्चा थी, एक महत्वपूर्ण सूचना थी, और जैसा मैं कहता हूँ, हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई नई सूचना हो, फिर कोई नई जानकारी हो, फिर कोई नए मेहमान हो, उन्हें लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए